हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक विश्व इतिहास का टॉपिक। विश्व इतिहास जो है आपका यूपीएससी, अगर आप यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो इतिहास में वर्ल्ड हिस्ट्री होती है, ठीक है ना, विश्व इतिहास, उसमें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आपका ये एक टॉपिक है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग जो करनी है मुख्य परीक्षा के लिए करनी है, फिर ही आपका प्री निकलेगा। प्री निकल नहीं पाएगा, प्री जो है बहुत ही ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट आने लगा है। जब तक आपने मेंस के लिए सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़े, आप प्री आप अच्छे से पास नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मेंस की तैयारी करोगे तो प्री खुद ही निकल जाएगा। तो विश्व इतिहास का एक टॉपिक है प्रबोधन, इंग्लिश में इसे कहते हैं एनलाइटमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छे लगते हैं लाइक शेयर और कमेंट्स करके जरूर बताना। तो टॉपिक है प्रबोधन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनलाइटमेंट। ये मुख्य परीक्षा के नोट से तो बनाते चलना आप वीडियो को पॉज करके। ठीक है, वैज्ञानिक आविष्कार और अनुसंधान मतलब कि रिसर्च, अनुसंधानों के कारण न केवल विज्ञान के क्षेत्र में बल्कि धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था, दर्शन, साहित्य आदि अनेक मानवीय क्षेत्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय हुआ है। और इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर विकसित दार्शनिक या वैचारिक क्रांति को प्रबोधन या ज्ञानोदय कहते हैं। कुल मिला के जब क्या हो रहा है, जब रिसर्च आ रही है, जब क्या हो रहा है, जब नए नए आविष्कार हो रहे हैं, तो क्या होता है, तो हमारे जब नए नए आविष्कार होते हैं, रिसर्च बढ़ जा रही है, मतलब प्रगति कर रहा है देश। ठीक है, तो क्या होता है, दृष्टिकोण का उदय होता है मानवीय क्षेत्र में। ठीक है, तो उसको ही कहते हैं प्रबोधन या ज्ञानोदय। जो पोप था, पोप कहता था कि सृष्टि का संचालन अज्ञात सत्ता के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो प्रबोधनकालीन कुछ विचारक थे, उनका क्या मानना था, उनका मानना था कि विश्व एक प्राकृतिक नियम के तहत कार्य करता है और उसका संचालन कोई अज्ञात सत्ता नहीं करती। ये आपको ऐड करना है। तो हम छोटी सी अगर हमें एक लाइन की डेफिनेशन में कहीं, एनलाइटमेंट क्या है, तो प्रबोधन एक ऐसी व्यवस्था है जो बुद्धि एवं तर्क के व्यवहारिक प्रयोग को स्थापित करते हैं। जब नए नए आविष्कार होते हैं, देश प्रगति करता है, नई नई रिसर्च होती है, तो क्या होती है, हमारी जो बुद्धि है वो डेवलप होने लगती है, उसका विकास होता है, नए नए हमारे तर्क आते हैं नई नई चीज़ करने के लिए। तो प्रबोधन क्या एक ऐसी व्यवस्था है जो बुद्धि एवं तर्क के व्यवहारिक प्रयोगों को स्थापित करती है। तो ये आपको सिंपल वे में प्रबोधन की क्या हो जाती है, डेफिनेशन। प्रबोधन को आपने डिफाइन कर दिया कि प्रबोधन है क्या। उसके बाद आपको लिखना है प्रबोधन के लक्षण। एनलाइटमेंट के लक्षण क्या है कि 18वीं सदी की व्यवस्था है। तो कोई एनलाइटमेंट कब की, कौन सी सदी की व्यवस्था है, तो आपको कहना है 18वीं सदी के, इंपॉर्टेंट है ये, 18वीं सदी की याद रखना है। वैज्ञानिक क्रांतियों के फलस्वरूप आई है। जब वैज्ञानिक क्रांति हुई, नए नए आविष्कार हुए, जैसे मैंने बताया, नई नई रिसर्च हुई। ठीक है, तो मानवीय क्षेत्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण हुआ, उनमें तर्क की क्षमता आई कि वो सोचने लगे। ठीक है ना, इस तरह से। तो वैज्ञानिक क्रांतियों के फलस्वरूप धर्मनिरपेक्षता को इसने महत्व दिया। वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखता है, प्रकृति की अच्छाई में भी ये विश्वास रखता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से फ्लो चार्ट में लक्षण लिखने हैं। प्रबोधन की विशेषता क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनलाइटमेंट। प्रयोग और प्रशिक्षण पर इसमें बल दिया गया है, क्योंकि जब प्रयोग करेंगे तभी तो रिसर्च होती है। ठीक है ना, तो प्रयोग और परीक्षण पर बल दिया गया है। कार्यकरण संबंध का अध्ययन है। मानवतावाद पर बल देता है ये देववाद कहता है कि यह देववाद पर भी बल देता है और कहता है कि कोई परम सत्ता है और सभी प्राणी उसी ने बनाई है। ये कहता है, मतलब ईश्वर को मानता है। ये कहता है कोई ना कोई परम सत्ता तो है जो जिसने और उसी ने सभी प्राणी को बनाई है। समानता व स्वतंत्रता का सिद्धांत भी है मानता है। प्रकृति पर बल देता है, कहता है कि प्रकृति अपने सरल रूप में सौंदर्य से परिपूर्ण है। प्रकृति की ओर लौटना मतलब कि स्वतंत्रता की ओर लौटना है। तो इस तरह से आपको प्रबोधन की विशेषता लिखनी है, और जब भी आप मेंस में आंसर राइटिंग करते हो इस तरह से फ्लो चार्ट बनाने हैं। ठीक है, अब आगे आ जाता है जो मैंने आपको पुनर्जागरण पढ़ाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, रेनेसा और एनलाइटमेंट में क्या अंतर है। अब देखिए, जो पुनर्जागरण था, पुनर्जागरण कालीन मध्यम वर्ग आत्मविश्वास से युक्त नहीं था। इसमें मध्यम वर्ग था, पता है आपको, मध्यम वर्ग का उदय हुआ था। तो उसमें क्या था, उसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। मतलब वह इस बात पर बल देता है कि अतीत से प्राप्त जो ज्ञान है वो श्रेष्ठ है। और बुद्धि की बात करते हुए उदाहरण के रूप में ग्रीक और लैटिन साहित्य पर बल देता था। पहले वो ग्रीक और लैटिन साहित्य पर बल देता था, मतलब यही भाषा थी। ठीक है, लेकिन जब प्रबोधनकालीन मध्यम वर्ग में शक्ति और आत्मविश्वास आ गया, जब प्रबोधनकालीन का टाइम आया, जब एनलाइटमेंट आया, तो क्या हुआ, जो मध्यम वर्ग था उसमें क्या आ गया, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, उसमें पावर आ गई। और ये तर्क के माध्यम से अपनी बात करता था, ये सोच विचार करता था, ये पहले प्रयोग करता था। ये कहता था कि अगर हमने कोई बात कह दी है कि नहीं ये बात है, तो वो तो पुनर्जागरण काल में होता था। लेकिन प्रबोधन में क्या था कि अगर हमने कोई बात कह दी तो पहले वो उसे जांच पड़ताल करता था, प्रयोग करके देखता था कि हाँ ये बात है या नहीं है। पुनर्जागरण का बल ज्ञान के सिद्धांतिक पक्ष पर अधिक था, लेकिन प्रबोधन चिंतन का मानना था कि ज्ञान वही है जिसका परीक्षण किया जाए, जिसको टेस्ट किया जा सके, हाँ वो है या नहीं है, और जो व्यवहारिक जीवन में उपयोग में लाया जा सके। इनका बल व्यवहारिक ज्ञान पर था। पुनर्जागरणकालीन वैज्ञानिक अन्वेषण निजी प्रयास का प्रतिफल था।
वो रिसर्च कम करते थे। लेकिन दूसरी तरफ देखें प्रबोधनकालीन वैज्ञानिक अन्वेषण तथा वैज्ञानिक क्रांति सामूहिक प्रयास का नतीजा था। जो प्रबोधनकालीन था ना वो तो रिसर्च पर आधारित था पूरा। वो तो कहता था कि पहले करके देखो तभी उस पर यकीन करेंगे। प्रबोधनकालीन कुछ प्रमुख चिंतक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट आता है फ्रांसिस बेकन, जो ब्रिटिश के विद्वान थे। इन्होंने परमाणु को सर्वाधिक उपयोगी माना। फ्रांसीसी विद्वान देकार्त थे, एक प्रत्येक विषय पर लोगों को संदेह करने के लिए प्रोत्साहित करते थे ये। और भी इसमें चिंतक है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे इमैनुअल कांट, कांट का पूरा नाम है ये, ठीक है। रूसो, वाल्टेयर, विदरो, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, ये इंपॉर्टेंट है। सभी चिंतकों ने तर्क, सहिष्णुता और मानवता को प्रोत्साहित करने का कार्य किया। पहले आ जाते हैं इसमें कांट। ये कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे, ठीक है। जर्मनी के थे और एक जर्मनी का क्षेत्र था कॉनिक्सबर्ग, उनकी गलियों में, ठीक है, रहते थे। जर्मनी का 1724 में हुआ था। इनके कुछ प्रसिद्ध बुक्स है, जैसे कौन से? क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, जजमेंट, प्रैक्टिकल रीजन, इंटरनल पीस, मतलब आंतरिक शक्ति, ये इनकी बुक के नाम है। कांट की विचारधारा क्या थी? इनकी विचारधारा थी कि सार्वभौमिक नैतिक विधि और स्वतंत्रता की स्थापना होनी चाहिए। कांट जो है स्वतंत्रता, विधि, अधिकार के महत्व के प्रदान अधिकार को महत्व प्रदान करने की कोशिश करता है। कांट के अनुसार हर व्यक्ति को नैतिक संकल्प के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, मतलब स्वतंत्रता पर बल देते हैं। नैतिक संकल्प के मतलब क्या है? नैतिक संकल्प कह सकते हैं कोई इच्छा, ठीक है। जैसे दो प्रकार की इच्छा होती है मनुष्य के अंदर, वासनात्मक इच्छा और एक विवेक समस्त इच्छाएं होती है। कांट व्यक्ति की कमजोरी के कारण राज्य की आवश्यकता पर बल देता है। व्यक्ति को राज्य के अधीन नहीं रखा जा सकता, कांट यही कहता है। कांट समाज में तर्क और विवेक समस्त ज्ञान को बढ़ावा दे रहा है। कांट अंतर्राष्ट्रीय युद्धों के विरुद्ध था। उसके अनुसार आर्थिक निर्भरता विश्व को एक साथ लाएगी। इसी को कांट की विश्व राज्य संकल्पना कहते हैं। अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाता है विश्व कांट की जो है विश्व राज्य संकल्पना के बारे में लिखो, तो आपको यही लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है चिंतक रूसो। तो रूसो का जन्म फ्रांस में हुआ था। जन्म 1712 में जेनेवा में एक बदनाम घड़ी साज के घर में हुआ था। इन्होंने जो निबंध लिखे उसका विषय क्या था? मतलब निबंध का विषय कह सकते हैं कि रूसो जो है बहुत गरीब परिवार में था, ठीक है। तो इससे एक बार एक निबंध लिखने की अपॉर्चुनिटी मिली। तो उस निबंध का विषय क्या था? ये दिया हुआ है, विज्ञान एवं कला ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योगदान दिया है। रूसो के अनुसार क्या था कि भौतिक सुखों की वृद्धि प्रगति का सूचक नहीं, वरन क्या है? प्रारंभिक समाज में बंधुत्व, समानता और भाईचारा बेहतर है। संपत्ति एवं भौतिक सुख व्यक्ति को पतन की तरफ ले जा रही है, ये यही कहते हैं। रूसो के अनुसार समाज में दो प्रकार की समानता, एक तो प्राकृतिक समानता और एक समाज द्वारा निर्मित समानता। रूसो ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का प्रसार किया, जिससे प्रेरित होकर फ्रांस की नागरिक क्रांति हुई थी। तीन ही चीज याद रखनी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। नेपोलियन यहाँ पे कहता है कि रूसो का जन्म न होता तो फ्रांस की राज्य क्रांति न होती, क्योंकि फ्रांस की नागरिक क्रांति रूसो की वजह से ही हुई थी। रूसो ने अपनी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहता है कि व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है, लेकिन वह सामाजिक बेड़ों में जकड़ जाता है। रूसो निजी संपत्ति की आलोचना करता है। नेक्स्ट चिंतक आ जाता है वाल्टेयर। तो वाल्टेयर फ्रांस का था और ये कहता है कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का व स्वतंत्रता का समर्थन ये करता है। प्राकृतिक अधिकार क्या होता है? जो जन्म से प्राप्त होते हैं। यह न्यूटन का जो है, न्यूटन को सिकंदर से मान मानता है। वाल्टेयर पूर्व शासन व्यवस्था की आलोचना न करके सत्ता और रूढ़िवादी परंपरा को कमजोर करके उसकी नींव को ही खोखला कर दिया। और ये न्यूटन को सिकंदर से मान के मानता है। ये कहता है कि जो सिकंदर है वो महान है, ठीक है। उसने विश्व विजय की थी, उसने सिर्फ अपने लिए की थी, लेकिन न्यूटन ने सबके लिए किया है, ठीक है। जो उसने एक हमें सिद्धांत दिया है न्यूटन ने। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस के थे, ये भी एक विचारक है, चिंतक है। सत्ता और शक्ति के पृथक्करण की चर्चा करते हैं। शक्ति के पृथक्करण में तीन चीज आती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थिका। तो शक्ति के संतुलन में नियंत्रण की बात मॉन्टेस्क्यू करते हैं। एक आ जाते हैं विद्रोह। तो यूरोप में गुलामों की व्यवस्था का उन्होंने विरोध किया यूरोप में, ठीक है। इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, धर्मनिरपेक्षता की भावना पर बल दिया, अंधविश्वास और रूढ़िवाद का घोर विरोध किया। जो पादरियों के भ्रष्ट जीवन की इन्होंने आलोचना की, पोप के अनुचित कार्य की भी इन्होंने आलोचना की। किसने? विद्रोह ने, ठीक है। अभी आ जाता है आपका खत्म हो जाता है अमेरिका की क्रांति है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो मैं स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स आपको बना लेने हैं। तो आपका जो है ये प्रबोधन टॉपिक एनलाइटमेंट खत्म हो गया है। अब आपके पास कोई नोट्स या कोई बुक है हिस्ट्री की जिसमें एनलाइटमेंट है, आप वहाँ पे पहले से डिटेल में पढ़ो और फिर मेरे नोट्स पढ़ो एंड अपनी भी थोड़ी सी ऐड करके आप अपने नोट्स बना सकते हो मेंस के लिए।
आपकी दवाई चल रही है कि